रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी विशेष सीरीज नोएडा 2021 यह उन लोगों को समर्पित है जो नोएडा के 45 वर्षों के सफर में कहीं न कहीं साथ रहे हैं और उन्होंने आगे बढ़कर नोएडा को बढ़ाने का प्रयास किया है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा विधायक पंकज सिंह जी। मैं पंकज सिंह का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। पंकज सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। नोएडा के 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस कड़ी में इस सफर में आपका अहम योगदान रहा है। जनप्रतिनिधि के नाते हमें बताना चाहेंगे 2017 से अब तक नोएडा की स्थापना में और कुछ जो काम हुए हैं उस पर हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी। देखिए, नोएडा का 45 वर्ष में नोएडा ने बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की हैं, बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं और जिस उद्देश्य से मैं समझता हूं कि नोएडा की स्थापना की गई थी उस उद्देश्य को भी काफी हद तक हासिल इस नोएडा शहर ने किया है। और मैं मानता हूं कि यहाँ की जो सरकारें और जो प्रशासनिक तंत्र है उसने जो अपना काम किया है वह तो है ही है, लेकिन साथ साथ में नोएडा के यहाँ पर लोगों ने भी, खास तौर पे मैं सबसे पहले उन किसानों को के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मुश्किलों से जूझते हुए भी अपनी जगह प्राधिकरण को दी, सरकार को दी, जिसके बदौलत आज नोएडा बस पाया और आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है। साथ साथ में यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने वाले लोग और साथ साथ में नोएडा में जो विविधता है उस विविधता को पूरे देश के विभिन्न कोने से जो लोग आए हैं उन्होंने वह खूबसूरती इस नोएडा को दी है, विविधता इस नोएडा को दी है। और शायद यही कारण है आदरणीय विनोद जी कि नोएडा आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान नहीं रखता है, बल्कि नोएडा में वह खूबी है कि वह आज उत्तर प्रदेश की छवि भी देश में और देश के बारे में भी छवि विदेशों में भी बनाने का काम नोएडा करता है। और पिछले 4 साल में मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार जब आई है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, उसमें बहुत सारे रुके हुए कामों को भी जिस गति प्रदान की गई है उससे नोएडा का भी काफी एक अच्छा और डेवलप्ड और एक नया चेहरा हम लोगों को देखने को मिला है। जैसे कि अगर एक ही उदाहरण में आप कहेंगे तो अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आ रहा है और वो भी लगभग 6 स्ट्रिप का 6 एयर स्ट्रिप के साथ, तो मैं समझता हूं कि वही बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में दिखाई हम सब लोगों को देगा। जी, उसके साथ साथ जो 2017 से अब तक जो अपने कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे जो जानकारी है स्कूलों की दशा बदलने का काम किया है, गांवों में कुछ काम किए हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए हमारे श्रोताओं के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें काफी काम हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन वो करना मिक्स विद्यालय में, जैसे सदरपुर में, और नया गांव में 2-2 कमरे हुए, बरामदा बना। सीएसआर से हम लोगों ने कोशिश की मैंने कि शौचालय का निर्माण हो, आरओ प्लांट की व्यवस्था हो, तो लगभग 26 प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल थे उसमें सीएसआर फंड के माध्यम से शौचालय बने, आरओ प्लांट उसमें लगे लगभग 1.25 करोड़ के लागत से। साथ में सोलर लाइट 500 सोलर लाइट लगी, बड़े आरओ प्लांट भी कुछ जगहों पर श्रमिक कुंज हुआ जहां पर की बड़ी दिक्कत थी, सदरपुर की कॉलोनी हुई, सेक्टर, तो इन सब चीजों पर हुआ। साथ साथ में यहाँ की स्कूलों को एक विधायक के नाते सदन में अपनी बात रखना, जो संवैधानिक जो दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए मुझे भी लगा कि इस नोएडा में जो सरकारी विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के बच्चों की चिंता कौन करेगा। तो हमने वहाँ स्कूलों का दौरा किया, कई जगह बिल्डिंग्स वहाँ रेनोवेशन वहाँ पर जरूरी था, तो हमने कई लोगों से बात की, तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी चर्चा की और सबका सहयोग मिला और सीएसआर के माध्यम से हम लोगों ने लगभग यहाँ के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मैंने ये काम तो हमने पूरे जिले के लिए ही उस समय आग्रह किया और कई जगह हुआ, लेकिन खासतौर पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी नोएडा क्षेत्र में यहाँ के जो भी सरकारी वो स्कूल थे प्राइमरी, उसमें स्मार्ट बोर्ड्स लगना, वहां पर आपको ये जानकर खुशी होगी, आपके माध्यम से और लोगों को भी जान के खुशी होगी कि अभी आधिकारिक रूप से सिर्फ हमारे
गौतम बुद्ध नगर जिले में हमने यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग चालू कराया, अभिभावक और शिक्षकों की मीटिंग, ताकि वो परिवार भी, कॉन्वेंट स्कूल और बड़े स्कूल हैं जहाँ पे कि माता पिता सक्षम है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो अपने बच्चों की जानकारी ले लेते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, जहाँ हम्बल फैमिली से लोग आते हैं, रिक्शा चालक के बच्चे हैं, सफाई करने के लिए माताएं कहीं काम करने के लिए जाना पड़ता है, मजदूरी करने जाना पड़ता है, उनके स्कूल भी है, उनका भी अधिकार है कि वह अपने बच्चों के बारे में वो उनको जानकारी मिले, ये राइट है उनका। तो हमने उसको चालू कराया। ये चीजें हुई। और किसानों की समस्या, मैंने पहले ही कहा इस शो की शुरुआत में ही कि किसानों का बहुत बड़ा योगदान है इस नोएडा में जी। उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। औने पौने दामों में कई बार पहले जो सरकारें रही हैं वो किसानों से जगह ले ली, लेकिन आज उनको जो न्याय मिलना चाहिए, आबादी के नाम पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। 2011 की जो एक उनके लिए स्कीम सरकारें लेकर आई थी, उसका निस्तारण नहीं हो रहा था, वो उसका निस्तारण हुआ है। 5% के जो प्लॉट्स की बात थी उसका निस्तारण हो रहा है। बायर्स की समस्या भी यहाँ पे जो बिल्डर से थी उसमें भी सरकार ने काफी हद तक काम किया। बायर्स जो अपार्टमेंट की जो बुकिंग जिन्होंने की थी उन लोगों को भी काफी राहत मिली है। समस्या बहुत बड़ी थी जब मैं यहाँ पर चुना गया, बहुत बड़ी समस्या थी। वह सिर्फ एक अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक विधायक के स्तर से ही सिर्फ वो समाधान हो जाए ऐसा नहीं था, उसके लिए सरकारों को भी आगे आना चाहिए था। सरकार आई, हम लोगों के आग्रह पर योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस पर कदम उठाया, मंत्रियों का समूह बना, उस पर जिन लोगों ने दिक्कतें पैदा की थी उनके खिलाफ FIR हुई, एक्शन भी हुआ। और मैं समझता हूं कि जो समस्या काफी बड़ी थी वह काफी हद तक आज अभी कम हुई है। एकदम मैं कहूं कि उसका निस्तारण हो गया यह तो ठीक नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक उस समस्याओं को भी हम लोगों ने देखा है और वो कम हुई है। लेकिन आज भी रजिस्ट्री और इन सब लोगों चीजों को लेकर जो समस्याएं हैं उसका भी निस्तारण हो, यह भी चर्चा में लगातार लखनऊ भी और प्राधिकरण के भी लोगों से मैं लगातार करता रहता हूँ। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि नोएडा में नगर निगम का या कोई ऐसी बॉडी का गठन हो जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो या जनता की भागीदारी हो, तो वो प्रस्ताव शायद सरकार को भेजा था। तो ये बड़ा एक मुद्दा था, तो ये आपने सरकार के सामने रखा, तो क्या सोच समझ के रखा था आपने? देखिए, मैंने उस समय भी कहा कि मैं कई लोगों से लगातार चर्चा किया, बातचीत किया। उसके बाद एक निष्कर्ष पर सब लोगों से चर्चा करने के बाद मुझे लगा कि यह मुद्दा उठाना चाहिए। एक प्राधिकरण अपना काम कर रहा है, वह काम करता रहे, उससे संबंधित, जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा DDA अपना एक काम डेवलपमेंट का करता है। उसके अलावा कुछ एरिया में वहां पर MCD और कुछ में काउंसिल बन के NDMC बन के काम करती है। तो हमने यहाँ के लिए भी कहा था कि कोई एक काउंसिल बनाकर यहाँ पर जो म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं वह सुचारू रूप से स्मूथली वो चलते रहे और एक अलग स्ट्रक्चर उसमें दिया जाए और नोएडा पे वो म्यूनिसिपल फंक्शंस उसमें काम करे और विकास और अन्य चीजों से संबंधित काम प्राधिकरण अपना करता रहे। तो यह बात भी है। आज भी मैं इस बात को मैं कहता हूं कि यह होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से भी इस बात को मैं तक भी मैं पहुंचा रहा हूं, लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आपके माध्यम से लोगों को भी पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं कि मैं आज भी इस बात के पक्ष में हूं और इस पर मैं लगातार चर्चा कर भी रहा हूं। जी। एक सबसे बड़ी मांग यहाँ के लोगों की है और जनप्रतिनिधि के नाते ये मांग रखना मेरा भी फर्ज है कि लोग चाहते हैं कि नोएडा में फ्री होल्ड और लीज होल्ड के मुद्दे पर एक सार्थक समाधान निकले। जी। तो उस मुद्दे पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, कई संस्थाओं ने भी और अन्य लोगों ने भी इस पर चर्चा की है। हालांकि इसमें हमेशा अलग अलग लोगों की अलग अलग राय इसमें आती है, लेकिन फिर भी इसलिए मैंने हमेशा कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें राय लेकर जो नोएडा के लोगों की इच्छा हो, उनकी अपेक्षा हो, उस अनुसार सरकार को निर्णय लेना चाहिए। एक चीज जरूर थी इसको लेकर, एक जो रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर एक मांग हमेशा आती है कि क्योंकि नोएडा में इतनी RWAs यहाँ पर काम कर रही हैं, तो हमने एक मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं चर्चा करके बैठक में उठाया था। मुझे लगता है कि वो भी उसका समाधान भी होगा, यह काम भी होगा और एक एक्सटेंशन, एक ऑफिस उसका मेरठ के अलावा हमारे नोएडा में भी
होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये होगा, लोगों को मेरठ और इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ की समस्याओं का निस्तारण यहीं पर हो जाएगा। तो ये कोशिश मेरी तरफ से। अच्छा, अब अभी आपके 4 साल लगभग हो चुके हैं, 1 साल बकाया है। कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे आप काम करना चाहते हैं सरकार के हिसाब से, जनता की डिमांड के हिसाब से, जो काम पूरा होना चाहिए जिस पे अभी काम नहीं हो पाया है? जी, अब तो देखिए यहाँ पर हमने 2-3 चीजें मैंने कह के रखी हैं, फाइट भी वहाँ चल भी रही थी। हमने कहा था कि एक बेटियों के लिए यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, और इसकी हमने मांग की है। यहाँ की जो एक हमारा डिग्री कॉलेज है उसमें भी जो कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी, उसको भी आगे बढ़ाकर उसको मास्टर्स के उसमें लाना चाहिए। तो इन सब चीजों पे भी मैं चर्चा लगातार मेरी हो रही है। जी जी। नोएडा के 45 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये जरूर मैंने आपने जो ये कहा, ये मैं जरूर चाहूँ आगे के लिए भी। जी। मैंने हमेशा कहा है कि गलत होने नहीं दूंगा और सही मैं किसी तरीके से मैं रुकने नहीं दूंगा। मैं इस बात को दोहराता हूँ और मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो सही बात है वही लोगों तक वो पहुंचे। और आज मैं आपके माध्यम से फिर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जो मूल किसान हैं उनको किसी भी तरीके से रंज मात्र भी कोई कहीं पर भी परेशानी न हो, एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। और जो गलत है वो तो गलत है, लेकिन साथ साथ में जो दूर दूर से बायर जिन्होंने कि अपने मकान यहाँ पर एक आशियाना बनाने की, अपना मकान खरीदने की कोशिश की थी, जो रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से और अन्य चीजों से परेशान है बिल्डर्स की वजह से, उनकी समस्याओं का समाधान जो भी बचा है वो भी हो जाए, ये मेरी इच्छा है। यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था और बेहतर तरीके से होती रहे, उनको कोई अपना घर परिवार छोड़ के दूर न जाना पड़े। इन सब चीजों की ओर हम लोगों का फोकस है। एक जो आपने रोजगार की बात उठाई है, तो इसमें एक बहस चल रही है इस समय कि हरियाणा में 75% रिजर्वेशन किया गया था लोकल स्थानीय के लिए, और दादरी के विधायक ने भी 40% 50% की मांग की थी। तो स्थानीय युवाओं के रोजगार में यहाँ इंडस्ट्री लगने वाली हैं, उनमें रिजर्वेशन को लेकर कोई आपकी राय क्या हो सकती है? देखिए, मैंने भी विधानसभा में भी इसकी जानकारी ली थी, मैंने भी ये प्रश्न उठाया था, और आज फिर आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि इसमें जरूर यहाँ के जो सक्षम और जो एलिजिबल हैं, जो नौजवान, उनको यहाँ पर रोजगार जो भी कंपनीज हैं उनको करना ही चाहिए, और इस पर मैं लगातार इस पर चर्चा करता भी हूँ और एक ऐसी व्यवस्था बनेगी। बिल्कुल। अब नोएडा के 45 साल होने जा रहे हैं, आप नोएडा के नागरिकों के लिए विधायक के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सबको बधाई भी और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, और जिन लोगों ने इस नोएडा को यहाँ तक इस ऊंचाइयों पर, इस ऊंचाई तक पहुंचाने में जिनका योगदान है, जिनका संघर्ष है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, तपस्या की है, ऐसे सभी लोगों को मैं सिर झुकाकर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और इतना भरोसा मैं दूंगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने काम करने का अवसर दिया है। आपके इस नोएडा को जो आगे बढ़ाने का जो सपना आप सब लोगों ने देखा था, उस सपने को साकार करने में आप सब लोगों के साथ, नोएडा वासियों के साथ मैं कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलता रहूंगा, यह भरोसा मैं देना चाहूँगा। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया, विधायक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जी। और मैं अंत में एक अगर वक्त हो तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जैसे लोग जिन्होंने हमेशा इस नोएडा में रहे भी और आपने हमेशा एक नोएडा के एक नागरिक के रूप में भी नोएडा को एक उसकी पहचान दिलाने के लिए भी जो लगातार आपने काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और हमेशा जब भी कोई सुझाव और कुछ हो, अगर आप सब लोगों का भी ऐसे ही मिलता रहे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को भी नोएडा को आगे बढ़ाने में एक आसानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर इस तरीके से अपने खुलकर विचार रखने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक पंकज सिंह जी ने सारी बात रखी है, और इस तरह से हमारी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM।